वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 5 जून 2021 और 5 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, सभी वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहाँ पर जाकर जनवरी से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स के वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये 5 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पिछले वीडियो के प्रश्न को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए पहली बार किस राजनीतिक पार्टी ने जिम्मेवारी ली है। तो ये जो जिम्मेवारी ली गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ली गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुल 50 बच्चों की जिम्मेवारी ली गई है और ऐसा करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली पार्टी है। तो इनसे रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट थे जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका जो थीम था विश्व दुग्ध दिवस का ये था कि पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, ये इसका थीम था। और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और आज है 5 जून और आज है विश्व पर्यावरण दिवस। और आज का विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है 2021 का ये है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक सूचना दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से अभी हाल ही में एक ई बुक लॉन्च किया गया। ये ई बुक काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है वो सारे परीक्षाओं के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। इसका जो कीमत है ये केवल और केवल 100 रुपया है। देखिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में अगर लगते हैं आप, तो उस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि क्वेश्चन बैंक जो होते हैं, वहाँ से आपको एग्जाम को समझने में काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी होती है। किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीजें वहां से आप समझ सकते हैं। एग्जाम की रूपरेखा को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दर्शाता है। तो इसी दृष्टिकोण से इस पीडीएफ को भी लॉन्च किया गया है। आप इसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए तो यहाँ पे हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बिहार में 16 जून 2021 से पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शी समितियों द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से परामर्शी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो परामर्शी समिति के जो अध्यक्ष होंगे ये मुखिया जी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब ये घोषणा हुआ था कि पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शदात्री समिति के द्वारा किया जाएगा, तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा मुखिया जी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में 15 जून 2021 को मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बिहार सरकार ने पंचायत कार्यों का संचालन परामर्शी समितियों द्वारा किए जाने का निर्णय लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि इस समिति के अध्यक्ष मुखिया होंगे, तो ये आपको याद रखना है। और ऐसी व्यवस्था बिहार में पहली बार लागू हुई है और ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। ऐसी व्यवस्था बिहार में मतलब बिहार के इतिहास में पहली बार लागू हुई है। और आगे है कि 16 जून से पंचायत की जिम्मेदारी परामर्शी समितियों के पास होगी। परामर्शी समितियों को परामर्शी समिति वो सभी काम करेगी जो एक निर्वाचित मुखिया करते हैं। हालांकि इन समितियों के पास नई योजना बनाने का अधिकार नहीं होगा। जो कार्य पहले से चल रहा है उसे मतलब क्रियान्वित किया जा सकता है। इससे मतलब जो नई समिति जो है ये बनेगी, मतलब इसके पास नई योजनाओं का मतलब कि कह सकते हैं शिलान्यास करने का अभी कोई अधिकार नहीं होगा। जो भी पुरानी योजनाएं हैं उसी को मतलब कर सकते हैं, उसी पे कार्य कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2021 में 15 जून को मतलब मुखिया जी का कार्यकाल मतलब समाप्त हो रहा है और इसके बाद से 16 जून से यहाँ पे परामर्शदात्री समितियों के द्वारा यहाँ पे मतलब कि पंचायत का संचालन किया जाएगा, जो भी पंचायत में कार्य होते हैं। तो इतनी सारे फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा राम संजीवन ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया है। वे 98 वर्ष के थे। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं राम संजीवन ठाकुर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये 1942 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे उन्होंने मतलब इसमें भाग लिया था। और इसमें आगे है कि उन्हें
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था और इसके अतिरिक्त वे कई अन्य सम्मान व पुरस्कार से सम्मानित थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी ध्वजा प्रसाद साहू के साथ सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। इनकी 98 वर्ष की आयु में भी हाल ही में निधन हुआ है। ये राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित थे और इन्हें राष्ट्रपति सम्मान जो सम्मानित किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं हम, बात आई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। मैप में यहाँ पर देख सकते हैं बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहदी अति महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। तो बिहार की चौहदी पुनः एक बार मैं आपको बता दूं कि उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। बिहार की जो चौहदी है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जहाँ पे बिहार की सीमा साझा होती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है बिहार। और आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना। राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की जो लंबाई है ये 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। यहाँ पर विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की जो प्रमुख लोक नृत्य है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक है और उसके बीच में जो बौद्ध वृक्ष है ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजें बिहार से संबंधित आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची जारी की है और इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन सा है, सबसे अंतिम जिला या फिर सबसे अंतिम स्टेशन कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में जारी पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में पहले स्थान पर पटना स्टेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे अंतिम स्थान पर है बेगूसराय स्टेशन। और फिर इसी सूची में दूसरे तथा तृतीय स्थान पर क्रमशः दानापुर और मुजफ्फरपुर है, ये ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पर है पटना, दूसरे स्थान पर दानापुर तथा तृतीय स्थान पर मुजफ्फरपुर है। और पूर्व मध्य रेलवे में सबसे अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में सबसे नीचे बेगूसराय है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में, ये प्रश्न कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो अभी हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पैट्रिक अमोद नियुक्त किए गए हैं। ये केन्या के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा होने के बाद केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोद को WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक अमोद। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है पैट्रिक अमोद, जो कि अभी हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और आगे है डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पद की कमान जो मिली थी ये पिछले साल 23 मई 2020 को दी गई थी और उनसे पहले चेयरमैन पद पर जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी थे। और WHO का कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्यीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, जो कि साल में 2 बार इसकी बैठक होती है, जो कि जनवरी और मई में होती है। साल में 2 बार जनवरी और मई में ये बैठक होती है और इसमें ये जो बैठक है ये 34 सदस्यीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ की है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। उस वजह में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। तो इस रैंकिंग के आधार पर शीर्ष पर जो यूनिवर्सिटी है ये चीन की सिंघवा यूनिवर्सिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में चीन की सिंघवा यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है चीन की सिंघवा यूनिवर्सिटी, इसको अभी हाल ही में प्रथम स्थान मिला है। और इस रैंकिंग में टॉप 200 में 63 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है, जिनमें कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और IIT रोपर तथा IIT इंदौर एशिया के टॉप 100 में शामिल है। यानी कि 100 अगर बात किया जाए तो एशिया के टॉप 100 में से भारत के 3 यूनिवर्सिटी शामिल है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की 63, जापान की 116 और चीन की जो 91 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी है,
तो भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 37वें स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि भारत में पहले स्थान पर है। वहीं पे 55वें रैंक पर है IIT रोपड़, और IIT इंदौर का जो स्थान है ये 78वां स्थान है। और वहीं पे IIT दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली जो है ये 143वें स्थान पर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 172वें, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय 180 और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 187वें स्थान पर है। ये भारत के जो कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिनको मतलब इसमें जगह दिया गया है। कुल मिला के 63 यूनिवर्सिटी है भारत के जो मतलब इसमें जगह मिला है। और वहीं पे अगर पूरे एशिया की बात किया जाए तो पूरे एशिया में प्रथम रैंक पर है सिंघवा विश्वविद्यालय, जो कि चीन का है। और दूसरे स्थान पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, पेकिंग विश्वविद्यालय, ये भी चीन का है। यानी कि प्रथम 2 स्थानों पर चीन का कब्जा है। और वहीं पे तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और चौथे स्थान पर है हांगकांग विश्वविद्यालय। 5वें स्थान पर है नांगयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और 6ठे स्थान पर है टोक्यो विश्वविद्यालय जापान। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि जो लोग घर बैठे 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, वो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका जो फी है ये 399 है 1 वर्ष के लिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे PDF डेमो के तौर पे मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे कि आपको ज्वाइन करना या फिर नहीं। इस पेड ग्रुप के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ आप बने रहें। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने का घोषणा किया है। तो अभी हाल ही में कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की जो घोषणा किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कृषि योग्य भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है, और इस संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी किया है, और इसके लिए 11 जून 2021 को एक पायलट परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ये घोषणा भी डिजिटल सर्वेक्षण का जो मतलब कृषि योग्य जो भी भूमि है उसका डिजिटल सर्वेक्षण कराने का जो फैसला है ये तेलंगाना सरकार का है। अब यहाँ पे बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मैप में तेलंगाना की स्थिति है, और तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर मतलब ये भारत का राज्य 29वां राज्य बना है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आगे हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि, और तेलंगाना के राज्यपाल हैं वर्तमान में तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की 46 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो तेलंगाना से संबंधित इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूँ कि हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली कुछ ई-बुक लॉन्च किया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे के सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे लिंक से परचेज कीजिए। लिंक में परचेज करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ फी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अगर आप हमारे फ्री मेंबरशिप का प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारे PDF हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में ICC की घोषणा के अनुसार पुरुष वर्ग क्रिकेट विश्व कप 2027 से कितनी टीमें भाग लेगी। तो पुरुष वर्ग के मतलब जो क्रिकेट विश्व कप है इसमें 14 टीमें भाग लेगी 2027 के बाद से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में ICC बोर्ड की बैठक के बाद की गई घोषणा के अनुसार पुरुषों के 50 ओवर के विश्व कप में मतलब 2027 और 2031 में 14 टीमें होंगी, जबकि T20 विश्व कप में 20 टीमें होंगी, और T20 विश्व कप में 2014 के बाद हर 2 साल बाद ये आयोजित होगा। यानी कि T20 विश्व कप 2024 के बाद हर 2 साल के बाद ये आयोजित होगा। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि जो पुरुषों का जो मतलब विश्व कप होगा उसमें मतलब 2027 के बाद से 14 टीमें भाग लेगी, और वहीं पे T20 विश्व कप में 20 टीमें भाग लेगी, और T20 विश्व कप 2024 के बाद हर 2 साल बाद आयोजित होगा। और हालांकि इस बार होने वाले T20 विश्व कप में 16 टीमें होंगी। इस बार जो T20 विश्व कप होने वाला है इसमें 16 टीमें होंगी, और इसके अलावे चैंपियंस ट्रॉफी अब 8 टीमों में की होगी, मतलब 8 टीमों के साथ हो गई। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है ICC की, तो ICC से संबंधित कुछ फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका सिद्धांत यानी कि मोटो कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। इसका स्थापना हुआ 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 104। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, और अभी वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और CEO है मनु साहनी, ये भारत के हैं। तो इतनी सारे फैक्ट यहाँ से ICC से संबंधित आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार हाल ही में एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया गया ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एशिया प्रशांत सुरक्षा
कार्यकारी परिषद की शुरुआत की है। ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनोई, फिलीपींस और थाईलैंड के प्रभावशाली लोग शामिल हैं। और इस परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और अग्रिम खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। ये आपको ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत की गई है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहली बार ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न के हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत और मालदीव के शहरी विकास क्षेत्र में जो मतलब समझौता किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। और इस एमओयू पर फरवरी 2021 में मतलब कि ये हस्ताक्षर हुआ था। ये हस्ताक्षर जो हुआ था ये 2021 में ही हो चुका था। और फिर यहाँ पे आगे है कि इस समझौते से शहरी विनियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवास, शहरी व्यापक त्वरित परिवहन सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में रोजगार के सृजित होने की उम्मीद है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट को अभी हाल में इस समझौता ज्ञापन को मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर दिया गया है। ये समझौता जो किया गया है ये मालदीव के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए जो नियुक्ति की गई ये RS सोडी की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक RS सोडी को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा RS सोडी। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। 11वां प्रश्न कि हाल ही में संपन्न एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में संपन्न एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कुल 10 पदक जीते। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में अब यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हाल ही में संपन्न एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 31वां संस्करण 24 से 31 मई 2021 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। और यह टूर्नामेंट के इतिहास में यह दूसरी बार था जब पुरुष और महिला एक ही चैंपियनशिप में लड़े थे। और इस चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते थे। तो ये सारे फैक्ट जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारे को आपको यहाँ पे याद रखना है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपसे एक लाइक की अपेक्षा रहती है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 450 लाइक का। मैंने आपको पिछले वीडियो में 450 लाइक का टारगेट दिया था, आप लोगों ने 450 लाइक किया और इस वीडियो का भी टारगेट है 450 लाइक। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में 200 मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया गया विश्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, मतलब विश्व बैंक से भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य बौनापन, कुपोषण, रक्ताल्पता आदि को कम करना है और इस अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी के लिए मतलब ये ऋण लिया गया है विश्व बैंक के मतलब द्वारा, मतलब इस विश्व बैंक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब ऋण लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की। और आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में मतलब बिहार का क्या स्थान है? अगर आपने कल वाले वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये जो SDG इंडेक्स है ये मतलब किसी भी राज्य के विकास की दर को दर्शाता है। तो इस मतलब कि इस विकास के दर में इस इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है, आप इसके बारे में हमें इस वीडियो में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस इमेज में ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी। आपको मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, डेली और मंथली करंट अफेयर्स का PDF आपको यहाँ पे पेड ग्रुप पे मिलेगा। और इसके अलावा संपूर्ण बिहार जीके का 2 वॉल्यूम मिलेगा, जिससे आपके बिहार जो जीके है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा आप जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगा, ये यहाँ पे 50 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा, ये ध्यान रखेगा। और इसके अलावा बहुत सारे PDF है जो कि आपको यहाँ पे पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। इसका जो फी है ये 399 रुपये है, ये 1 वर्ष के लिए है। और आपको इसे ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर pre21 लिख के मैसेज करना होगा। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21
2021 लिखे। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 1000 मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बेहतर चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा कि आपको लेना है या फिर नहीं। आप डेमो PDF तो मंगा सकते हैं, उसके बाद ही आप देखिएगा कि आपको लेना है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।